हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है एक और इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी जो है कोवर्किंग सेक्टर के अंदर है। अगर हम कोवर्किंग सेगमेंट की बात करें तो ये जो है बेसिकली हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर ही आता है, बट हम जो है इसे प्रॉक्सी टू रियल एस्टेट सेक्टर की तरह खेल सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी इंडिया के केस में देखोगे तो रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो अप साइकिल चल रही है। सारी आपकी कंपनीज, जैसे कि आपकी होटल कंपनीज ले लो, होटल के अंदर बहुत सारे लिस्टेड स्पेस में अगर आप कंपनीज देखोगे, जैसे कि इंडियन होटल्स देख लो, सामी होटल्स देख लो, इन सब कंपनीज ने अच्छे खासे नंबर रिपोर्ट किए। इसके साथ साथ बाकी जो आपकी रियल एस्टेट कंपनीज है, जैसे कि अनंतराज हो गया या बाकी कोई दूसरी कंपनीज हो गई, वो भी जो है उनके ऑक्यूपेंसी रेट इंक्रीजिंग रेट पे दिखा रहे हैं, जैसे कि फिनिक्स मिल्स वगैरह। और इसके साथ साथ इनका जो प्री सेल्स का नंबर हो रहा है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। सेल्स वगैरह भी इंक्रीज होते जा रही है। और गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्पेंड करते जा रही है, जिसकी वजह से रियल इस्टेट जो है, रियल इस्टेट सेगमेंट वाली सारी कंपनीज जो है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये को वर्किंग स्पेस वाला जो सेगमेंट है ना, और ये कंप्लीटली मतलब पूरा ही डिफरेंट सेगमेंट है अगर आप देखोगे तो ये वीडियो के अंदर हम जो है सारी को वर्किंग स्पेस की जो कंपनीज है उनका एनालाइज करेंगे। अब बेसिकली अगर आप देखोगे तो बस दो कंपनीज जो है स्मॉल कैप कंपनीज है, और इसमें से दो कंपनीज जो है वो माइक्रो कैप कंपनीज है। तो चारों कंपनीज का जो है हम पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरी स्पेस का डिस्कशन करेंगे, कौन कौन इनसाइट्स देखेंगे। और ये स्पेस के अंदर अपॉर्चुनिटी देखो बहुत बड़ी है। अगर आप नॉर्मल ऑफिसेस वगैरह देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आराम से खुद का ऑफिस वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हर बार उनके लिए ऑफिस बनाना जो है वो फीजिबल नहीं होता है। इनके बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिन्हें अगर आप देखोगे तो उन्हें खुद के ऑफिस में बैठाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि इनके खुद के ऑफिस में भी कुछ लिमिटेड वर्कर्स ही बैठ सकते हैं ना। इनके पास तो बहुत हज़ारों वर्कर्स होते हैं, 1500, 2000, 3000, 4-5 हज़ार, इतने सारे वर्कर्स हो गए। तो एक ही ऑफिस में थोड़ी ना बैठाएंगे, और हर जगह ऑफिस परचेस करना ईजी नहीं होता है। इसके जगह आप स्टार्टअप्स वगैरह ले लो। अब कोई नया नया स्टार्टअप ओपन किया है तो ऑब्वियसली वो खुद जाके ऑफिस तो नहीं लेगा ना। ऑफिस में बहुत ज़्यादा केपेक्स करना पड़ेगा उसे। अगर रेंट पे भी ले रहा है तो बहुत ज़्यादा एकदम हेवी रेंट पे करना पड़ेगा। चलो, इसके साथ साथ इसके अंदर जो है एग्रीमेंट्स होती है कि आपको 1 साल ऑफिस लेना ही पड़ेगा इधर, 2 साल ऑफिस लेना ही पड़ेगा इधर, ऐसे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन अगर आप कोवर्किंग स्पेस के पास जाते हो, कोवर्किंग कंपनीज के पास जाते हो, तो ये जो है फ्लेक्सिबल ऑफिस वर्किंग स्पेस जो है आपको प्रोवाइड करता है। इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये सेगमेंट के अंदर ग्रोथ भी है। इसके अंदर स्टार्टअप्स वगैरह भी ऑफिस ले सकते हैं, दूसरी छोटी कंपनीज वगैरह भी ऑफिस ले सकती है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स भी, ये जो कंपनीज है ऑफिस स्पेस या फिर ईएफसी लिमिटेड हो गया या फिर कंटोर वगैरह को अगर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो है इनके साथ एसोसिएट हो रही है। इनकी क्लाइंट्स वगैरह है, अच्छे बड़े कॉरपोरेट जो है ईएफसी और ऑफिस स्पेस के जो है वो क्लाइंट है। अब ऑफिस स्पेस की बात करें तो ऑफिस स्पेस जो है ये सेगमेंट के अंदर, मतलब फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेस या फिर को वर्किंग सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है अगर आप देखोगे तो। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन एकदम हाई पे पहुंच चुका है। उसके पीछे भी रीज़न है कि इसकी अर्निंग्स जो है अगर आप देखोगे तो कम है। इतने टाइम तो ये जो है वो लॉस जनरेट कर रहे थे। अब भी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो इन्होंने जो है अभी अभी प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो जनरेट करने स्टार्ट की है दिसंबर 2023 से ही। तो इसलिए ये रीज़न की वजह से अगर आप देखोगे तो ऑफिस का जो पी है वो इतना ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो अब को वर्किंग स्पेस के अंदर जो इंडियन ऑफिस स्टॉक अगर आप देखोगे तो बस 6.5% कैगर से जो है ये मार्केट इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेक्टेड यही है कि 2026 तक यही रेट पे इंक्रीज होगा। फिर अगर आप ऑफिस का प्रेजेंस देखोगे तो ये जो है टीयर 1 सिटीज़ के अंदर भी प्रेजेंस बना रहे हैं। इसके साथ साथ टीयर 2 सिटीज़ के अंदर भी इसका जो नीड है वो इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके स्टार्टअप्स वगैरह, आपके छोटे छोटे ऑफिस वगैरह आपको बहुत सिंपल पड़ जाता है अगर आप को वर्किंग स्पेस के पास जाते हो, रेंट वगैरह करते हो, क्योंकि इंटीरियर फैसिलिटीज़ वगैरह भी ये लोग जो है अच्छी तरीके से बना देते हैं। मतलब आप डिसाइड कर सकते हो कि ऑफिस में आपको जो है वो किस टाइप का इंटीरियर चाहिए, क्या टाइप की सर्विसेज चाहिए, आपके हिसाब से जो है आप ऑटोमेटिकली कस्टमाइज कर सकते हो। और जस्ट इन केस आपको अगर रेंट पे करना पॉसिबल भी नहीं होता है तो आप जो है वो को वर्किंग स्पेस जो है वो छोड़ सकते हो। कोई ऐसे एकदम बहुत बड़ा एग्रीमेंट सा नहीं होता है। अब ये तो ऑफिस के लिए एक अच्छी बात है। कॉरपोरेट्स के लिए, कॉरपोरेट्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म डील वगैरह साइन कर देते हैं। ये जो को वर्किंग स्पेस वाली जो कंपनीज है उनके लिए भी जो है कन्वीनियंट पड़ता है, वो प्रेफर ही करते हैं कि इनके साथ जो है लॉन्ग टर्म डील साइन की जाए। फिर उसके बाद अगर आप को वर्किंग स्पेस के अंदर देखोगे तो दो टाइप के मॉडल होते हैं। एक होता है आपका सिंगल फिक्स लीज मॉडल, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका मैनेज एग्रीगेशन मॉडल। अगर आप देखोगे तो बॉस मैनेज एग्रीगेशन में क्या होता है कि आप जो है जाके केपेक्स करो। मतलब आप अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग जो है आप लीज पे ले रहे हो तो फिक्स लीज के अंदर क्या होगा कि आप जो है उसे कॉन्स्टेंटली फिक्स लीज रेट जो है वो डिसाइडेड होगा। आपको उसको फिक्स लीज रेट जो है देते रहना है। फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी है, आपकी ऑक्यूपेंसी 10% हो, 90% हो, रेट तो आपको उसे फिक्स ही देना है। लेकिन मैनेज्ड एग्रीगेशन में क्या होता है
कि इसके साथ जो है आप जो भी ये डील वगैरह करते हो, इसके साथ वो जगह का जो ओनर होता है, वो लैंडलॉर्ड जो होता है, वो भी जो है आपका पार्टनर होता है इसके अंदर। और जितनी ज़्यादा आपकी ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होती जाती है, उतना ज़्यादा आपको उस हिसाब से रेंट पे करना पड़ता है। किसी टाइम हो सकता है ऑक्यूपेंसी कम हो जाए तो आपको रेंट भी उसे जो है वो कम पे करना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह जो भी है वो आपकी जो भी कंपनी है आपकी कोवर्किंग स्पेस के अंदर वही करेगी। अब भी करंटली लिस्टेड स्पेस के अंदर सिर्फ ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन ही जो है वो हमारे मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल के अंदर काम करती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि अगर वो एमए मॉडल के अंदर काम करेंगे तो उन्हें स्केल करना भी जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। वो आराम से क्विकली स्केल कर सकते हैं और ये मॉडल जो है एसेट लाइट मॉडल भी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे रेवेन्यू जो है इसके अंदर वो आपका जो है जगह के रेट या फिर वो टाइम पे जो माइक्रो मार्केट्स के अंदर रेट्स वगैरह चल रहे हैं उस हिसाब से ये लोग जो है वो रेंट वगैरह डिसाइड करते हैं। और एमए जो है आपका एक एसेट लाइट मॉडल है, तो आपकी कंपनी के लिए एक्सपेंशन करना भी सिंपल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप कोवर्किंग कंपनीज को जो है वो ट्रैक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इनकी ऑक्यूपेंसी ट्रैक करनी पड़ती है। और ये ऑक्यूपेंसी जो है इंक्रीज होते जाती है जैसे जैसे कंपनी जो है, मतलब कंपनी कोई ऑफिस बिल्ड करती है या कोई जगह जो है वो लीज पे लेती है, तो जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होते जाती है मतलब जिस तरीके से टाइम वगैरह इंक्रीज होते जाता है उसकी ऑक्यूपेंसी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाती है। फिर उसके बाद बात करें तो ये लोग जो है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। हालांकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर अगर आप मार्जिन देखोगे तो थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट बेसिकली ये लोग प्रेफर करेंगे क्योंकि इसमें रेवेन्यू, इनकी जो विजन होती है वो रेवेन्यू का जो विजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दूर तक देख सकते हैं कि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो बॉस इन्हें पता है कि इनके पास कितना रेवेन्यूज आने वाले हैं और कब तक आने वाले हैं। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ये ऑफिस स्पेस के केस में भी अगर आप देखोगे तो इनके मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ओवर 24 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है, फिर 12 to 23 मंथ्स वाले हैं। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो लेस देन 5 मंथ्स वाले तो इनके 5% कॉन्ट्रैक्ट्स ही है। और इनके मैक्सिमम सीट्स अगर आप देखोगे तो 100+ सीट 57% के आसपास है। 50 to 100 सीट वाली 26% के आसपास कवर कर रहे हैं और 17% के आसपास 1 to 50 सीट्स कवर कर रहे हैं, मतलब जो आपके छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह है उन्हें। और अगर आप सेगमेंट वाइज देखोगे तो ऑफिस जो है ये सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है ऑफिस स्पेस जो है अपनी प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम जो है आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर ही है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, फार्मा वगैरह को भी ये सारे सेक्टर्स जो है इन्हें भी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है अगर आप देखोगे तो, और सप्लाई भी जो है ऑफिस जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहा है। अब ये सेक्टर अगर आप ट्रैक करते हो, कोवर्किंग स्पेस अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको ट्रैक करना है कि ऑक्यूपेंसी कितनी है, टॉप लाइन ग्रोथ कितनी है, बॉटम लाइन ग्रोथ कितनी है, मार्जिन किस तरीके से जा रहे हैं, रिसीवेबल्स का सीन है या नहीं। क्या ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी के पास सेल्स तो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं लेकिन कैश ही नहीं आ रहा है, तो रिसीवेबल्स आपको ट्रैक करते रहना है। फिर उसके बाद आपको मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन वगैरह ट्रैक करना है, ये लोग कितनी सीट्स ऐड कर रहे हैं वो ट्रैक करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीट्स वगैरह ये लोग ऐड करेंगे मैनेजमेंट वगैरह उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीट्स ऐड होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगी तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वगैरह भी जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज वगैरह जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको ऑक्यूपेंसी भी ट्रैक करनी है और इनका जो मॉडल करंटली ये यूज़ कर रहे हैं वो भी ट्रैक करना है। जैसे कि अभी करंटली जो है ऑफिस स्पेस सिर्फ एमए मॉडल यूज़ करता है, बाकी अगर आप ईएफसी और कंटोर को देखोगे तो ये लोग जो है फिक्स लीज मॉडल यूज़ करते हैं। बट कंटर भी जो है वो प्रेफर कर रहा है कि वो जो है एमए मॉडल की तरफ शिफ्ट हो जाए। बट अभी करंटली वो है एक माइक्रो कैप कंपनी है तो उन्हें जो है वही वाला मॉडल फॉलो करना पड़ता है, फिक्स लीज वाला। तो अब उस हिसाब से देखोगे तो ये कंपनीज जो है जितनी भी हमारी कोवर्किंग स्पेस के अंदर जो कंपनीज है वो बता रही है कि बॉस हमें जो है दिक्कत हो रहा है। अगर आप देखोगे तो अब दिक्कत क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन इस सेगमेंट के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल आपकी जो ईएफसी है और ऑफिस है वो लोग बोल रहे हैं कि बॉस अभी जो है जो भी लार्ज लार्ज प्लेयर्स है, पहले जो है अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स भी थे बट अभी मैक्सिमम लार्ज प्लेयर्स के थ्रू इन्हें जो है वो कंपटीशन देखने मिल रहा है। बाकी दूसरे प्लेयर्स है उनके थ्रू इन्हें जो है इतना बड़ा कंपटीशन देखने नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी कंपनीज देखोगे, जैसे कि कॉन्टोर की बात करें तो जो कि सिर्फ 70 करोड़ के आसपास का उसका मार्केट कैप है, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसके केस में उन्होंने बोला है कि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्हें जो है प्रॉब्लम हो रहा है। और आपका जो फ्लेक्सिबल स्पेस का जो मार्केट है वो कुछ 25% के आसपास, कैगर के आसपास जो है एक्सपेक्टेड है ग्रो होगा। अब ऑफिस की अगर हम और बात करें ऑफिस स्पेस की, तो इनके कॉन कॉल के अंदर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, इलाइट सेंटर्स भी लेकर आ रहे हैं। अब इलाइट सेंटर्स ये लोग लेकर आ जाएंगे
इलाइट सेंटर्स के केस में इनका जो रियलाइजेशन रहेगा वो भी 40 to 50% के आसपास रहेगा। इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रीमियम एकदम वर्क स्पेस बना रहे हैं और प्रीमियम काइंड ऑफ क्लाइंट्स को ही ये लोग जो है वो इसके केस में टारगेट करेंगे, इसलिए इनका जो रियलाइजेशन वगैरह भी जो है वो हाई रहेगा और ऑक्यूपेंसी रेट कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहेगा, 40 to 50% के आसपास ही ऑक्यूपेंसी पे जो है ये चलेगा। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने ऑफिस स्पेस के जो मैनेजमेंट है उसने गाइडेंस देकर रखा है कि हम जो है 30% के आसपास हमारी टॉप लाइन ग्रो करेंगे। सीट प्राइस जैसे इनकी इंक्रीज होती है, क्योंकि रेंटल वगैरह अगर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए तो सीट प्राइस वगैरह भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी और उस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स वगैरह भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप देखे हो कि बस अभी ये ऑफिस स्पेस जो है अभी अभी प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुई है, तो उस हिसाब से मैं जो है ऑब्वियसली ईएफसी को प्रीफर करूंगा, क्योंकि ईएफसी जो है ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। ईएफसी का भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले अगर हम देखें तो ऑफिस स्पेस ने इस साल जो है अपनी टॉप लाइन या सेल्स जो है वो 41% के आसपास जो है इंक्रीज किया है अगर हम देखें तो। और अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो प्रॉफिट जो है इन्हें भयंकर इन्होंने इंक्रीज किया, ऑपरेटिंग लेवरेज इन्हें भयंकर मिल रहा है, क्योंकि पिछले सितंबर के क्वार्टर में इन्होंने जो है लॉस रिपोर्ट किया था और इस क्वार्टर में जो है 39 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। ये लोग जो है अपनी सीट्स वगैरह जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं। अभी ओवर 1.35 लाख के आसपास जो है इनकी सीट है और ये और 30-40 थाउजेंड जो है सीट्स और ऐड कर देंगे FY25 तक। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कोई रीट वगैरह लॉन्च नहीं कर रहा है, जैसे हमारी जो ईएफसी है वो लॉन्च कर रही है उस तरीके से ये लोग कोई रीट वगैरह लेकर नहीं आ रहे। और अब रीट वगैरह का भी हम डिस्कशन करेंगे जब हम ईएफसी की बात करेंगे। और फिर उसके बाद देखोगे तो इनका जो मैनेज ऑफिस है उससे कुछ 30% के आसपास आता है रेवेन्यू और 70% जो है वो को वर्किंग स्पेस के साथ आता है। और ईसॉप के केस में अगर आप देखोगे तो ईसॉप एक्सपेंसेस इस कंपनी के थोड़े इंक्रीज हो चुके हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो इनकम स्टेटमेंट में जाके देखो ईसॉप एक्सपेंसेस के अंदर इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो ये जो एक्सपेंसेस है अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उस तरीके के ट्रेंड में ही जो है ईसॉप एक्सपेंस इनके चलते रहेंगे। फिर उसके बाद बात करें तो यार अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम नहीं करते। अगर आप ऑफिस के केस में देखोगे तो ये लोग जो है इनके 73% कुछ है कोवर्किंग स्पेस से आते हैं और 28% के आसपास जो रेवेन्यूज़ है वो कंस्ट्रक्शन और फिट आउट प्रोजेक्ट से आते हैं। अब कंस्ट्रक्शन और फिट आउट प्रोजेक्ट्स के अंदर होता क्या है बेसिकली, ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह। अब जैसे कि कोई ऑफिस होता है वो बोलता है कि हमें इस तरीके का ऑफिस जो है वो डिज़ाइन करके चाहिए, आप इस तरीके से डिज़ाइन कर दो, तो ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन और फिट आउट प्रोजेक्ट्स वगैरह करके उनके थ्रू भी इनके जो है अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। और बाकी ये लोग दूसरी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे तो कंसल्टेंसी वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, इंटीरियर सर्विसेज वाली भी जो सर्विसेज वगैरह है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और करंटली अगर आप देखोगे तो इनका ऑक्यूपेंसी जो है कुछ 83%, 75-80% के आसपास चल रहा है ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी। अगर आप देखोगे तो ब्लेंडेड ऑक्यूपेंसी कम है, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने सेंटर्स वगैरह जो है वो ओपन करते जा रहे हैं। अभी करंटली ये लोग 18 सिटीज़ के अंदर है और 205 के आसपास सेंटर्स है और 58 माइक्रो मार्केट जो है ये लोग कवर करते हैं। और फिर उसके बाद जो है दूसरी कंपनी जो कि इंटरेस्टिंग लग रही है जिस तरीके का वो गाइडेंस दे रही है, हम जो है ईएफसी के बारे में बात करेंगे। अब ईएफसी जो है हमारे कोवर्किंग स्पेस के अंदर काम करती है। इसके साथ साथ अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो ईएफसी ने जो अपने रेवेन्यूज़ है वो 70% से इंक्रीज़ किए, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईएफसी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। हालांकि ईएफसी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम जो है हमारी टॉप लाइन कुछ FY25 के अंदर डबल कर देंगे और अगले 2-3 साल तक हम जो है आराम से हमारी टॉप लाइन जो है वो डबल कर सकते। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईएफसी जो है 3 सेगमेंट के अंदर काम करती है। पहला जो है इनका मैनेज्ड ऑफिस वाला सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट जो है वो ऑफिस इंटीरियर डिज़ाइनिंग है और तीसरा जो सेगमेंट है वो है फर्नीचर डिज़ाइन। अगर आप ऑफिस के केस में देखोगे तो उनके पास जो है मैक्सिमम कॉर्पोरेट क्लाइंट थे, मैक्सिमम इनका कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के ऊपर ही फोकस था, क्योंकि कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के केस में क्या होता है कि आपके पास गारंटी होती है कि बॉस ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट से एकदम से उठ के गायब नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली दूसरे कंपनीज को देखोगे, मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह, तो वो जो है कभी भी गायब हो सकते, कभी भी जा सकते। तो ये एक चीज़ है। तो ये लोग, ये जो कंपनीज है, ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही जो है वो प्रेफर करती है। फिर आप ईएफसी के केस में देखोगे तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के थ्रू जो है इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मतलब 70 करोड़ के आसपास का रेवेन्यूज जो है ये आराम से इंटीरियर डिज़ाइनिंग से कर रहे हैं। और फिर इनके पास 70 करोड़ की जो है ऑर्डर बुक भी पड़ी हुई है। फिर मैनेज्ड ऑफिस मतलब कोवर्किंग स्पेस वाला जो सेगमेंट है वो इनके 3 कंपनी से जो है वो करते हैं, स्प्रिंट से करते हैं, बिग बॉक्स से करते हैं और ईएफसी के थ्रू करते हैं। और फर्नीचर वाला इन्होंने जो है अभी स्टार्ट किया है। फर्नीचर के ऑपरेशंस भी अभी इन्होंने Q2 के अंदर मेरे हिसाब से इनके स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी इन्होंने जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर है ये, अब इन्होंने फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर एंटर क्यों किया, क्योंकि ये लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
रहे। मतलब क्या कि अभी इन्होंने क्या किया, पहले ऑफिसेस वगैरह ओपन किए, फिर इसके बाद इन्होंने उन ऑफिसेस के अंदर इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह वाली भी सर्विसेज स्टार्ट कर दी कि बॉस अगर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप बाहर से भी कर सकते हो। ऐसे तो ये लोग लीज पे ही ऑफिस प्रोवाइड करते हैं, ये लोग फिक्स लीज मॉडल पे काम करते हैं। ये एमए वाले मॉडल में तो आपका लैंडलॉर्ड रेवेन्यू शेयरिंग वाला मॉडल है, उस पर ये लोग काम नहीं करते। तो आप उस हिसाब से देखोगे तो फर्नीचर वाला इन्होंने अब भी स्टार्ट किया, क्योंकि इंटीरियर के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है फर्नीचर खुद नहीं बनाते थे, ये मंगवाते थे फर्नीचर। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इनकी कॉस्ट वगैरह इंक्रीज होते जा रहे थे। तो अगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खुद ने ही फर्नीचर की फैक्ट्री जो है एक एक्वायर कर ली, और उस तरीके से अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ से फर्नीचर जो है वो व्हाइट हिल्स की तरफ जाएगा। व्हाइट हिल जो इंटीरियर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ये जो है इनके ऑफिस सॉल्यूशंस वगैरह जो है ये कोवर्किंग स्पेसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उधर जो है ये इंटीरियर आराम से चल जाएगा। अब इसकी वजह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ये कंपनी का, और इसके साथ साथ मार्जिन के ऊपर भी जो है इफेक्ट देखने मिलेगा। तो आगे जाकर हम बोल सकते हैं कि बॉस ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। अब अगर कोवर्किंग स्पेस की बात करें तो ऑफिस जो है नंबर 1 कंपनी है, और उसी तरीके से अगर आप ईएफसी को देखोगे तो ये सेकंड नंबर पे आती है लिस्टेड स्पेस के अंदर। मार्केट कैप भी अगर आप ईएफसी का देखोगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, 2800 करोड़ के आसपास का ही जो है वो मार्केट कैप है। और ऑफिस जो है इससे डबल दी साइज़ है, क्योंकि इसके डबल दी सिटीज़ में भी वो वर्क करती है। और सीट वाइज अगर आप देखोगे तो इनकी सीटिंग कैपेसिटी अभी कुछ 50,500 के आसपास ही है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि वो FY25 तक अपनी जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 70% के आसपास लेके जाएंगे। 70,000 के आसपास लेके जाएंगे, आई एम सॉरी 70,000। अगर आप 50 से डिवाइड कर कर देखोगे तो आप देख सकते हो कि कम से कम 40% से ये लोग जो है अपनी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो एवरेज रेंट पर सीट इनका 6,250 है। और इनका जो लार्ज एंटरप्राइज वगैरह है उनके साथ जो लीज पीरियड होता है वो 3 to 5 years होता है। और लैंडलॉर्ड लीज पीरियड होता है, मतलब जो पीरियड के लिए ये लोग लैंडलॉर्ड से जो प्रॉपर्टी होती है वो लीज करके रखते हैं वो 5+ years होता है। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि बहुत आपका छोटा छोटा स्टार्टअप है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स वगैरह है वो कभी भी भाग गए, और आपके पास एकदम से पूरा कोवर्किंग स्पेस जो है आपने लीज पे ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आपको लीज तो पे करनी ही पड़ेगी ना उसकी। और अगर ये लोग भाग गए तो आपको जो है वो नए क्लाइंट लेकर आने पड़ेंगे। तो छोटे क्लाइंट्स के केस में ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनकी ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 90% के आसपास है, जो कि आप ऑफिस से कंपेयर करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर है। और इसलिए इनके रेवेन्यूज़ भी इतने फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं, और प्रॉफिट मार्जिन भी जो है इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज इतना भयंकर देखने मिल रहा है, क्योंकि इन्हें कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करनी है, इन्हें जो है सीधा फिक्स लीज प्रोवाइड करनी है। और अगर आप देखोगे तो अब नॉर्मली एमए मॉडल के अंदर काम करते हो, तो एमए मॉडल के अंदर आपका क्या होता है कि आपको रेवेन्यू शेयरिंग वगैरह करनी पड़ती है। और फिक्स लीज के केस में अब एमए मॉडल के अंदर कैसा हो जाता है कि लैंडलॉर्ड का जो है रिस्क एसोसिएट हो जाता है, तो वो भी जो है आपसे ज़्यादा चार्ज करेगा। बट अगर आप फिक्स लीज वाला मॉडल फॉलो करते हो तो वो जो है आपसे नॉर्मली रेंट का जो रेट है वही रेट पे जो है वो चार्ज करेगा। तो आपसे कंपैरेटिवली कम चार्ज करता है, क्योंकि उसका कोई रिस्क वगैरह भी नहीं है, फिक्स रेंटल तो मिलना ही है। तो उस हिसाब से चार्जेस के थ्रू भी जो है वो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। और एक बार आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, कैपेसिटी अगर आप ऑक्यूपेंसी रेट आपका जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है, 90% के आसपास जाता है, तो आपकी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना है बॉस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। फिर अगर आप देखोगे तो इन्होंने अभी कुछ नए नए क्लाइंट्स ऐड किए, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एम्बे, सेलकोर, वर्लपूल जैसे जो क्लाइंट्स हैं इन्होंने अभी अभी ऐड किए। और फिर उसके बाद अगर आप इनका डिज़ाइन और बिल्ड वाला वर्टिकल देखोगे तो उसमें भी ये लोग जो है अभी अभी स्टार्ट करे हैं। अचीवमेंट्स अभी इन्होंने क्या किया है, जीलन के साथ काम किया है, टेक महिंद्रा के साथ काम किया है, स्काईमार्क के साथ भी जो है इन्होंने काम किया है। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग के केस में अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, हालांकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस वगैरह जो है अच्छी खासी देकर रखी है। और फिर आप उसके बाद ईएफसी के सेल्स देखोगे तो बहुत 70% से इंक्रीज़ हुए ईयर ऑन ईयर के लेवल पे, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये कुछ इनके क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो है इनके कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, टीसीएस के साथ भी इन्होंने अभी अभी कुछ किया है एग्रीमेंट। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैंने टीसीएस वाला केस जो है वो पूरा पढ़ा नहीं है, टीसीएस के साथ भी ये लोग काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने टीसीएस को भी इनरोल कर कर लेकर आया है, टेक महिंद्रा भी है इनके पास, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे कुछ क्लाइंट्स भी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये 3 बिजनेस वर्टिकल के अंदर काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये इनके कुछ साइट्स वगैरह है, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो। और फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले पहले ये लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ डिस्कशन करते हैं, फिर एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि उसको जो है किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद उसे जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग होता है, आर्किटेक्चर होता है, मास्टर प्लानिंग होता है, फिर आर्ट होता है, फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद फर्नीचर डिज़ाइन वगैरह करने के बाद ये लोग जो है उसे एडवर्टाइज, मार्केट, ब्रांडिंग वगैरह करते हैं। और फिर उसके बाद टेक्निकल फीजिबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी उनके मॉडल की चेक वगैरह करते हैं, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट के थ्रू जाते हैं, और फिर उसके बाद
सीधा आउटपुट प्रोवाइड करते। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारे इंटीरियर डिज़ाइनिंग सेगमेंट के अंदर जो है फॉलो करते हैं। बट एक चीज़ है बॉस कि अभी जो इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग वाला सेगमेंट जो है अभी कुछ 2 साल हुए, 2 साल पहले ही कुछ स्टार्ट किया है इन्होंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आप वर्क स्पेसेस के अंदर देखोगे तो दिल्ली एनसीआर के अंदर डिमांड इंक्रीज़ होते जा रही है, मुंबई के अंदर डिमांड इंक्रीज़ होते जा रही है, हमारे पुणे, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई, ये सारे सिटीज़ के अंदर जो है डिमांड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। और अगर आप देखोगे तो इस कंपनी की ने कॉन कॉल के अंदर अच्छी खासी गाइडेंस देकर रखी है। अगर आप नोटिस करोगे तो कंपनी के मैनेजमेंट ने जो है टॉप लाइन डबल करने का प्रॉमिस किया अगले 2 से 3 साल तक। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है क्या कर रहे हैं कोवर्किंग मॉडल के अंदर, इनका मेन फोकस यही है कि ये लोग जो है टॉप टीयर सिटीज़ जो है, टॉप 8 सिटीज़ वगैरह जो है उसके ऊपर ही जो है अगले 2 साल तक फोकस कर कर रखे। और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है जानबूझ के फिक्स लीज मॉडल यूज़ करती है, क्योंकि इन्हें पता है ये लोग रिस्क लेने के लिए रेडी है, इसका मैनेजमेंट। क्योंकि ये बोलते हैं कि हम जो है 10 साल से ये इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, हमें जो है एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि माइक्रो मार्केट के अंदर किधर क्या हो रहा है, किधर कौन सी जगह से कितना रेंट आ सकता है। तो हम उसी जगह से जगह जो है वो लीज पे लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम जो है ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए आप देखोगे तो ईएफसी को जो है वो ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल रहा है। ऑफिस के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें देखने नहीं मिल रहा था। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया ये इंटीरियर डिजाइनिंग की इनके ऑर्डर बुक कुछ 70 करोड़ के आसपास की पड़ी हुई है। और ब्लू पेबल से कंपैरेटिवली जो है वो बड़ी कंपनी है। ब्लू पेबल का भी हम जो है ये वीडियो के अंदर आगे डिस्कशन करेंगे। वो भी एक इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर कंपनी है, इंटरेस्टिंग कंपनी है जिस तरीके से वो अपनी सेल्स इंक्रीज कर रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है टीसीएस और कोफोर्ज को जो है अभी अभी ऑनबोर्ड किए हुए। कंपैरेटिवली अगर आप ईएफसी के केस में देखोगे तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनका Q1 जो होता है वो वीक क्वार्टर होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस वगैरह इंक्रीज होते जाते हैं। इनके सीट्स वगैरह ये लोग नई नई सीट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो इसलिए इनके एक्सपेंसेस वगैरह हाई होते हैं। इसलिए Q1 जो है ऐसे थोड़ा वीक क्वार्टर होता है। बट इसे सीजनैलिटी फैक्टर जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है वहाँ पे हॉलीडेज वगैरह दे देती है, तो वहाँ कोवर्किंग स्पेस जो है थोड़ी ऑक्यूपाइड नहीं होती है। बट ऐसे कुछ सीजनैलिटी फैक्टर जो है होता नहीं है इन कंपनीज़ के अंदर। फिर अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग के देखोगे तो बॉस यहाँ पे जो है इस कंपनी के केस में ईएफसी को अगर आप जाके देखोगे तो इसके रिसीवेबल्स कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे। बट अब रिसीवेबल्स का प्रॉब्लम भी जो है सॉर्ट होना स्टार्ट हो गया और रिसीवेबल्स भी जो है रिड्यूस होकर 120 से सीधा 62 पे आ चुके हैं। अब ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के अंदर ये लोग जो है वो एकदम नए थे, 2 साल ही हुए इनको आकर। और इसके साथ साथ अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि अब ये लोग जो है ऑलरेडी बिजनेस के अंदर नए, तो इन्हें नए नए क्लाइंट्स वगैरह भी ऑनबोर्ड करने पड़ते। तो कुछ क्लाइंट्स थे जो कि इन्हें कैश वगैरह जो है पेमेंट्स वगैरह जो है वो जल्दी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अगर आप इनका कैश कन्वर्जन साइकिल देखोगे तो बहुत इंक्रीज हो चुका था पहले। और अब जो है चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी है। बट अगर आप देखोगे तो पहले इनका इनका अगर आप डेटर डेज देखोगे तो 106 के आसपास चले गया था 52 से। क्योंकि ये लोग जो है अभी इनका बिजनेस भी नया है, क्लाइंट्स भी नए नए मिल रहे हैं, आपको रिलेशनशिप्स वगैरह भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये थोड़ा बहुत डेटर डेज वगैरह रिसीवेबल्स वगैरह ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट अब प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट होने लगी है, तो कोई इतना दिक्कत देखने नहीं मिल रहा है हमें। फिर अभी ईएफसी जो है अपना रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लेकर आ रहा है, REIT। अब इसे ये क्या करेगा बेसिकली, ये कोई REIT जो है ये कंपनी से कोई एसोसिएटेड नहीं रहेगा। आप जितना सोच रहे हो ना कि REIT होगा, प्रॉफिट्स वगैरह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मतलब ये लोग जो क्या कर रहे हैं, ये लोग एक ट्रस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर ये ईएफसी के जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो एक्वायर कर कर रखेंगे। और ये एक्वायर करने के बाद ईएफसी जो है उन्हें उन एसेट्स वगैरह को जो है वो मैनेज करेगा। अब मैनेज करने के लिए ईएफसी को जो है सिर्फ मैनेजमेंट फीस मिलेगी। अब आप सोच रहे होगे कि रीट ये लोग बना रहे, तो ऑब्वियसली रीट के अंदर एक रूल होता है कि आपको शेयर होल्डर्स को जो है वो 90% डिविडेंड्स के पास जो है डिविडेंड्स के आसपास कुछ 90% डिविडेंड्स देने पड़ते हैं अर्निंग्स के। तो क्या होगा ईएफसी के केस में, क्या ईएफसी को 90% डिविडेंड मिलेगा? वेल बेसिकली ईएफसी जो है अपने रीट के अंदर से 5% ही इन्वेस्ट कर रहा है। अब 5% ही इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे डिविडेंड्स भी उसके प्रोपोर्शन में ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अभी करंटली एसेट्स वगैरह जो है वो लीज वगैरह करते हैं। तो उसी तरीके से ईएफसी का जो रीट है वो एसेट्स वगैरह जो है वो एक्वायर कर कर रखा है। क्या सारे एसेट जो है वही रीट के पास रहेंगे और वो जो है ईएफसी जैसी कंपनी को जो है एसेट्स वगैरह लीज वगैरह पे देगा और वो लोग जो है पूरा मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट फीस हमें देखने मिल सकती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईएफसी के मार्जिन अगर आप देखो थोड़े कंपैरेटिवली हायर साइड पे।
अब ये हायर साइड पे क्यों है, मार्जिन भले ही वॉलेटाइल है बट अभी मार्जिन जो है थोड़े बहुत स्टेबलाइज होने लगे और मार्जिन हायर साइड पे है क्योंकि इनका ऑक्यूपेंसी वगैरह भी हायर साइड पे और ये फिक्स लीज मॉडल पे काम करते हैं, इसकी वजह से मार्जिन के अंदर भी एकदम पीक देखने मिल रहा है, जो कि हमें एमए मॉडल के अंदर देखने नहीं मिलता है क्योंकि आपको जो आपका लैंडलॉर्ड है उसके साथ भी आपके रेवेन्यू शेयर करने पड़ते। तो अगर आप ऑफिस के केस में जाके देखोगे तो ऑफिस के केस में मार्जिन जो है एकदम 34-35% के आसपास है और ईएफसी के मार्जिन जो है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बताया कि हम जो प्रॉपर्टी वगैरह है सिर्फ लीज पे नहीं लेते, कई कई जगह पे इन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी जो है ये लोग एक्वायर कर सकते हैं, वहाँ से वो रेंट का कंपैरिजन देखते हैं और उसे परचेस कर कर कितना पड़ेगा वो कंपैरिजन देखते हैं। अगर इन्हें जो है चीज़ें बेटर दिखने लग जाती है तो ये लोग जो है प्रॉपर्टी एक्वायर वगैरह भी कर लेते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत देखने नहीं मिल रहा। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने तो यही बोला है कि अगर हमें अच्छी डील लगती है तो बॉस हम एक्वायर कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं एक्वायर करेंगे। फिर उसके बाद अगर कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है, अगर आप ईएफसी के केस में देखोगे तो ये लोग जो है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर सकते हैं, बट अभी इन्होंने जो है टॉप लाइन जो है सिर्फ 70% के आसपास इंक्रीज की है ईयर ऑन ईयर। तो इन्हें जो है अगर इनका गाइडेंस पूरा करना है डबल दी टॉप लाइन तो इन्हें जो है चारों क्वार्टर के अंदर 100% के आसपास जो है ग्रो करना पड़ेगा। तो कुछ क्वार्टर के अंदर हो सकता है कि इन्हें जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रो करना पड़े। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो बॉस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर जो है भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है इन्हें, अगर आप रेंटल के केस में भी देखोगे और अगर आप इसके केस में भी देखोगे इंटीरियर वाले केस में। और इनका इंटीरियर वाला जो बिजनेस है कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि हम जो है आराम से हमारा इंटीरियर वाला बिजनेस जो है वो डबल कर देंगे। फिर उसके बाद एक और कंपनी है कोवर्किंग स्पेस के अंदर, इसका नाम है कंटूर। अब कंटूर जो है कंपैरेटिवली छोटी कंपनी है, 74 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और इन्होंने क्या गाइडेंस दिया है पता है, इन्होंने भी वही गाइडेंस दिया है कि हम जो है हमारी टॉप लाइन को जो है वो डबल कर देंगे 1 साल के अंदर। अब जहाँ ईएफसी जैसी बड़ी कंपनीज गाइडेंस दे रही है कि हम हमारे टॉप लाइन को डबल कर देंगे, सबसे बेस्ट गाइडेंस है उनका पूरे कोवर्किंग स्पेस के अंदर, वहाँ आप इतने छोटे कंपनी 70 करोड़ का आपका मार्केट कैप है, 14 करोड़ आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आप इतना बकवास गाइडेंस कैसे दे सकते हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे सेल्स भी देखोगे तो 50%, कम से कम 70-80% जो है इंक्रीज़ किया है इन्होंने सेल्स, जो कि डिसेंट है। अब ये लोग जो है हाफ ईयरली रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ये फुल ईयरली मतलब आपके क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि छोटी कंपनी ऑब्वियसली मैक्सिमम माइक्रो कैप और एसएमई कंपनीज आप देखोगे तो हाफ ईयरली बेसिस पे ही जो है ये लोग रिजल्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो है मुंबई साइड जो है इनका मैक्सिमम बिजनेस होता है और ये लोग भी स्ट्रेट लीज मॉडल जो है वो फॉलो करते हैं, जिसके अब ये जा रहे हैं एमए मॉडल को जो है वो कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अगर इन्हें फास्ट ग्रो करना है तो एमए मॉडल ही इन्हें जो है वो कन्वीनियंट पड़ेगा फास्ट ग्रो करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एसेट लाइट मॉडल भी और उसके अंदर आप अगर एक्सपेंशन देखोगे तो और जल्दी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है इनकी सीटिंग कैपेसिटी भी डबल कर रहे हैं एनुअली और ऑक्यूपेंसी रेट जो है इनका 85% के आसपास है। तो कंटूर स्पेस भी मुझे इस स्पेस के अंदर जो है कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है। अब कोवर्किंग स्पेस के अंदर क्या हो रहा है, सारी कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, टॉप लाइन सब कंपनीज की इंक्रीज हो रही है, बॉटम लाइन भी इंक्रीज हो रही है। ऑफिस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कंपनी बेसिकली सच बताऊँ तो, बट ईएफसी है, कंटूर है, टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इनकी ऑक्यूपेंसी भी जो है वो डिसेंट लेवल पे अवेलेबल है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सीट्स वगैरह भी ये लोग जो है वो कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ऑफिस के केस में ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो किस तरीके से प्ले आउट होता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर अब कंटूर की बात हो गई, चौथी कंपनी जिसका हम डिस्कशन करेंगे वो है ब्लू पेबल। अब ब्लू पेबल जो है डायरेक्टली कोवर्किंग स्पेस के अंदर है नहीं, बट स्टिल ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है जो कि हमारे इंटीरियर डिजाइनिंग सेगमेंट के अंदर काम करता है। तो ब्लू पेबल के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो है सेल्स है इनकी लगभग डबल के आसपास ग्रो की है, मतलब 85-90% का इंक्रीज देखने मिला है सेल्स के अंदर। और इन्हें जो है इस कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है वो देखने मिल रहा है उस हिसाब से। ब्लू पेबल जो है बेसिकली इंटीरियर डिजाइनिंग वाली जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े मार्क्यू क्लाइंट्स जो है उन्हें भी ये लोग जो है वो सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ब्लू पेबल के ऊपर मैंने जो है एक सेपरेट वीडियो जो है वो चैनल के ऊपर बना के रखा है, जहाँ पे मैंने बोला है कि ब्लू पेबल जैसी जो कंपनीज है वो किस तरीके से जो है बेनिफिट कर सकती है आगे जाकर। तो वो वीडियो जो है वो जाकर चेकआउट कर लेना, वो स्पेसिफिकली ब्लू पेबल को ही कवर किया हुआ है, सिंगल वीडियो है उसके बारे में। बाकी आप अगर आप देखोगे तो ब्लू पेबल्स के केस में रिसीवेबल्स का भी इतना इशू नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रेड रिसीवेबल्स 11.7 के आसपास पहुंच चुके हैं, जहाँ इसकी टोटल सेल्स कुछ 22 के आसपास है। तो रिसीवेबल्स का थोड़ा बहुत इशू है, मतलब इतना ज़्यादा भी इशू नहीं है।
और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ब्लू पेबल से, मतलब ब्लू पेबल ने इस बार जो है ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे इनकी, तो 32 के आसपास जो है इन्होंने टोटल सेल्स वगैरह की है ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे। और उस हिसाब से अगर आप ईएफसी को कंपेयर करोगे तो ईएफसी का जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाला बिजनेस है वो इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये लोग भी टॉप लाइन डबल करने का गाइडेंस दे चुके हैं। और ब्लू पेबल के मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस वगैरह जो है वो दिया नहीं है, बस इन्होंने बोला है कि बहुत डिमांड जो है अच्छी खासी देखने मिल रही है और हम जो है नए नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ब्लू पेबल्स के हिसाब से ईएफसी का जो इंटीरियर वाला बिजनेस है वहाँ पे उन्होंने गाइडेंस भी दिया हुआ है और टॉप लाइन डबल करने का भी गाइडेंस दिया हुआ है, जो कि ब्लू पेबल जो है इतने छोटे बेस पे भी नहीं कर पा, मतलब कर पा रहा है। 100% के आसपास इंक्रीज किया है इन्होंने, ऐसा नहीं है नहीं किया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें जो है आपको इंडिपेंडेंटली चेक करनी पड़ेगी। अगर आप इसके केस में देखोगे ब्लू पेबल के केस में, तो ये लोग भी जो है हाफ ईयरली रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। अब भी के केस में अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ 23 और 8 के आसपास देखोगे तो मतलब टोटल 30 के आसपास, 31 के आसपास जो है अभी तक उनके रेवेन्यूज़ वगैरह जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं 32 के आसपास ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे। और फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो हो सकता है ये लोग 32 और थोड़ा बहुत रेवेन्यूज़ अगर लेकर आ जाए तो कंसिडर कर लेंगे हम कि 42-50 के आसपास तो हो सकता है कि इसकी सेल्स वगैरह जो है इंक्रीज हो सकती है, अबव 100% भी हो सकती है। टॉप लाइन इसकी भी जो है डबल हो सकती है, ब्लू पेबल के केस में चांसेस है। तो ब्लू पेबल भी एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे। माइक्रो कैप स्टॉक है, हालांकि इसे जो है आपको ब्लू पेबल को लॉट्स में परचेस करना पड़ेगा, तो ये एक इशू हो जाता है। बाकी अपॉर्चुनिटी तो इंटरेस्टिंग है आपकी, कंटूर स्पेसेस वाली जो माइक्रो कैप अपॉर्चुनिटी है वो भी इंटरेस्टिंग है, और ईएफसी वाली अपॉर्चुनिटी भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। ऑफिस के केस में आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ईएफसी के केस में ट्रैक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस लेवल का इन्होंने गाइडेंस दिया है ना बॉस, वो अचीवेबल है या नहीं वो जो है हमें चेक करना पड़ेगा। और इन्हें जो है मल्टीपल भी उस हिसाब से ही मिल रहा है। अगर वो गाइडेंस जो है वो अचीवेबल नहीं रहा तो ईएफसी के स्टॉक के अंदर जो है वो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। बाकी इस वीडियो को जो है बस हम इतना ही रखेंगे। हमने ये वीडियो के अंदर सारी कोवर्किंग स्पेसेस वाली जो कंपनी है वो डिस्कशन कर लिया उनके बारे में। और कोवर्किंग स्पेसेस वाली जो कंपनी है उनको आप इंडिपेंडेंटली सारे बिजनेसेस को जाकर स्टडी करो और समझो कि बॉस ये इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। ऐसे तो मैंने आपको गाइडेंस दे दिया है, समझा दिया है कि बॉस आप कैसे ट्रैक कर सकते हो, टॉप लाइन ट्रैक करो, ऑक्यूपेंसी ट्रैक करो, सीट्स कितनी ऐड हो रही है वो ट्रैक करो, और कौन सी कंपनी के अंदर अभी जो कंप्लीट सिनेरियो है वो पूरा मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इंडिपेंडेंटली जाकर ये चीज़ें जो है ये बिजनेसेस जो है वो स्टडी करना है और फिर कनेक्ट करना है कि मैंने इस वीडियो के अंदर क्या समझा है और बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है। चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके ट्रैकिंग लिस्ट के अंदर 4 और कंपनीज ऐड हो चुकी है। और ये ईएफसी के बारे में, ब्लू पेबल के बारे में सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पे जाके वो वीडियोस को जो है वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि ईएफसी के ऊपर भी मैंने एक डिटेल 20-25 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ था, पूरा प्रॉपर बिजनेस मॉडल डिस्कस किया था, कोवर्किंग स्पेस को भी जो है मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया था। तो वो भी आप जाकर चेकआउट कर लेना, वो भी जो है बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो ने आपके लाइफ के अंदर जो है या फिर आपके स्टॉक मार्केट जर्नी के अंदर वैल्यू ऐड की होगी, तो ये वीडियो को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।